हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेंसिव। आज 1 अक्टूबर 2024 का द हिंदू एनालिसिस देखेंगे हम। सबसे पहले फ्रंट पेज की न्यूज़ देखते हैं। कोर सेक्टर आउटपुट टैंक्स फॉर फर्स्ट टाइम इन 42 मंथ्स। 42 महीनों में पहली बार कोर सेक्टर का जो उत्पादन है वो घटा है, गिरा है, नीचे की ओर गिरा है। कोर सेक्टर का उत्पादन आपको पता होगा, जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक हमारा उत्पादन सूचकांक होता है उसके अंदर जो कोर सेक्टर होते हैं वो 40% का वेटेज रखते हैं। तो आपको ये फैक्ट्स ध्यान रखना है कि 40% ऑफ आईआईपी, ठीक है, आईआईपी कहते हैं उसको, इसके अंतर्गत ये 40% का वेटेज रखता है। इसके अंतर्गत तो कुल 8 कोर सेक्टर है हमारे, आपको मालूम हुआ होगा इससे पहले, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल, आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्रूड ऑयल, कोल यानी कोयला, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख उद्योग है ये हमारे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये कोर इंडस्ट्रीज है विच कंस्टिट्यूट अबाउट 40% ऑफ द ब्रॉडर इंडेक्स ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे टोटल औद्योगिक उत्पादन में 40% जो है यही कोर सेक्टर की इंडस्ट्री अपना योगदान देती है, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोर सेक्टर में कौन कौन से उद्योग आते हैं और इनका कितना योगदान है। इस समय इनकी गिरावट दर्ज की गई है, अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे डाटा दिया हुआ। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोल में कितना गिर रहा है, किस में कितना गिर रहा है, लेकिन हाँ, ओवरऑल इसमें गिरावट देखी जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि जो अभी आपने सुना होगा, ये कंट्रोवर्सी चल रहा है कि जो तिरुपति में जो लड्डू को लेकर विवाद आया था कि उसमें कुछ गलत चीज़ों का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कल, कह सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी बताया, जो सीएम है, आपको पता होगा जो आंध्र प्रदेश के सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने पब्लिकली ये कमेंट किया था कि इसमें बीफ का या फिर कह सकते हैं कि पशुओं की जो स्किन होती उसके घी से मतलब मिलावट किया गया था लड्डू में। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है उसमें कहा है कि आप भगवान को पॉलिटिक्स में मत उतारिए, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा किया जाना बहुत ही अच्छा कदम है। उन्होंने बताया कि वी आर प्राइमा फेसी, आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना, प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि प्रथम दृष्टया जो हम इसको देखते हैं इसमें, ऑफ द व्यू दैट व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोसेस इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट ऑन द पार्ट ऑफ अ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, यानी कि जो सीएम है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति है, टू गो पब्लिक एंड मेक अ स्टेटमेंट विच कैन अफेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ करोड़ पीपल, ठीक है। ऐसा कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि भविष्य से करोड़ों लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत होती है, और आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि प्रथम दृष्टया तो अभी जांच चल ही रही है, और जांच चलते के दौरान ही आप कैसे ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, प्राइमा फेशी का मतलब प्रथम दृष्टया है यहाँ। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पोबीतोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे असम में पोबीतोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वन हॉर्न राइनो है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है स्पेशली लोकेशन किस स्टेट में है, ये जरूर मिलान में पूछा जाता है। पोबीतोड़ा किसी और स्टेट का नाम दे देगा आगे। काजीरंगा आपको पहले से पता होगा नेशनल पार्क, ये भी असम का है, ठीक है। तो ये हम अपडेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह टेक्स ओवर एज एयरफोर्स चीफ, ठीक है। हमने इससे कुछ दिनों पहले भी देखा था कि जो यही सेम न्यूज आई हुई थी कि जो भावी एयर चीफ मार्शल यानी कि जो कह सकते हैं वायुसेना प्रमुख होने वाले हैं, उनका पहले ही डिक्लेरेशन कर दिया गया था कि एपी सिंह होने वाले हैं, यानी कि अमरप्रीत सिंह उनका पूरा नाम है, आप ध्यान रखेंगे। और ये अभी किसकी जगह लेने वाले हैं, वी आर चौधरी, जो एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी है वो रिटायर हो रहे हैं अपनी सेवा से, ठीक है। तो आपको दोनों का नाम ध्यान रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एपी सिंह वर्तमान के, और अब वी आर चौधरी जो है वो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिक पार्ट से। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नमस्ते प्रोग्राम के बारे में, कल भी ये न्यूज़ में आया था और फिर से आया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नमस्ते प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, क्योंकि अक्सर पूछा जाएगा वहाँ पर। तो आपको ध्यान है जो सीवर की सफाई करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनके एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उनकी डाटा कलेक्शन, उनका सब कुछ रखना। आप देख सकते हो द हिंदू रिपोर्टेड गवर्नमेंट डाटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड
एम्पावरमेंट नमस्ते प्रोग्राम लॉन्च टू मैकेनाइज ऑल सीवर वर्क। ठीक है, सीवर वर्क आप जानते ही होंगे। ए कंपोनेंट ऑफ द स्कीम इज प्रोफाइल एस्टिमेटेड 1 लाख वर्कर्स अक्रॉस 4800 अर्बन लोकल बॉडीज पैन इंडिया। मतलब पूरे भारतवर्ष में 4800 कह सकते हैं कि शहरी जो लोकल बॉडीज है वहाँ पर क्या है 1 लाख से भी ज़्यादा वर्कर इसमें जुड़े हुए हैं और इनका ही आकलन करता है, ये प्रोफाइल तैयार करता है नमस्ते प्रोग्राम के तहत। इसी से पता चला है कि जो 68.9% जो इसमें शामिल है वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आते हैं और 40.7% जो है ओबीसी से आते हैं और 80.3% जो आते हैं वो शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, 8% जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं। ये डाटा इसमें निकल के आया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नमस्ते प्रोग्राम इस मिनिस्ट्री के अंदर चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और साथ में ध्यान रखना है कि किससे जुड़ा हुआ है, मैकेनाइज ऑल सीवर वर्क। ठीक है, तो इतना हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, कल से आप ड्रिल सुन रहे होंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में बहुत सारा, तो आपको पता होना चाहिए कि 2022 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो जाता है मिथुन चक्रवर्ती जी को। आपको पता होगा ये फेमस एक्टर हैं और जब हम लोग छोटे थे बचपन में तो ज़्यादातर जो टीवी पर मूवी आती थी ज़्यादातर मिथुन चक्रवर्ती डेली ही किसी न किसी सिनेमा में आते ही रहते थे, तो हम लोग इनसे परिचित ही हैं। तो इनके बारे में कुछ नहीं, बस आपको नाम ध्यान रखना है कि इस बार का दादा साहब पुरस्कार जो है वो मिथुन चक्रवर्ती जी को जाता है और वो 70वां जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड होगा 8 अक्टूबर को, उसमें इनको दिया जाएगा। ठीक है, 2022 का ये अवार्ड है। ठीक है, और आपको जो समझना है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड है तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो होती 1969 से। ठीक है, पहला अवार्ड जो दिया गया था वो भी दिया गया था देविका रानी को। ठीक है, देविका रानी। तो आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट जो रिसिपिएंट थे इस अवार्ड के वो देविका रानी जी थे। 1969 से दिया जाता है। दादा साहब फाल्के जो एक कह सकते हैं सिनेमाई जगत में उनको पितामह के दर्जा है, यानी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले 1913 में जो फुल फीचर्ड फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र, उसका डायरेक्शन किया था, मतलब डायरेक्टर थे वो उस फिल्म के। ठीक है, तो 1913 में, तो उन्हीं के नाम पर ये दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। इसमें कैश प्राइज भी होता है, शायद लगभग आप लोग देख लीजिएगा एक बार, 10 लाख के आसपास प्राइज होता है, सॉल होता है, उसमें एक गोल्डन लोटस होता है लोगो प्रतीक चिन्ह के रूप में, और इतनी सारी चीज़ें होती है दादा साहब फाल्के अवार्ड में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है और साथ में ये भी चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो मिथुन चक्रवर्ती क्योंकि न्यूज में रहेंगे तो इनका जो पहला फिल्म था वो था मृगाया। ठीक है, 1976 में आई थी ये मृगाया और इसमें भी इनको क्या मिला था, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी क्योंकि अवार्ड से रिलेटेड हमेशा पूछा जाता रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि लास्ट टाइम मतलब दादा साहब फाल्के अवार्ड ये तो 2022 का हो गया, तो 2021 का किन्हें मिला था। ठीक है, इससे पहले लास्ट टाइम किसको ये अवार्ड मिला है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और अक्सर पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एडिटोरियल पेज पर आते हैं। हैविंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब नाभिकीय क्षेत्र में जो नाभिकीय ऊर्जा है उससे संबंधित एक अच्छा आर्टिकल आया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे कि परमाणु जो ऊर्जा है उसमें हम कहाँ पर है, क्या करना चाहिए हमें, क्यों पिछड़ रहे हैं हम, क्या चीज़ें हैं, सब देखेंगे। इसमें बढ़िया आर्टिकल है। बताया गया कि यूनियन बजट जो इस बार का था 24-25 का जो केंद्रीय बजट था उसमें हमने बात किया था कि हम इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, प्रोपोजिंग पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर के साथ करेंगे, डेवलपिंग भारत स्मॉल रिएक्टर बीएसआर और भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एज वेल एज न्यू न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये सब हम पार्टिसिपेट करके न्यू पार्टनर्स के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें स्पेशली प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई है, जिसमें छोटे छोटे जो भारत स्मॉल रिएक्टर है, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, इन सब पर अभी धीरे धीरे भागीदारी बढ़ाने की बात की गई थी बजट में। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया का लक्ष्य बताया गया है कि 2030 तक जो है हमने लक्ष्य रखा है कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स से जो हमें एनर्जी प्राप्त करनी हुई है 500 गीगावाट्स, देख सकते हैं आप 2030 तक। ये हम कई बार पढ़ते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, और इसका हमने जो प्लेज लिया था वो COP26 ग्लासगो 2021 में ही हमने इसका शपथ ले लिया था। ठीक है, तो ये डाटा हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा बताया गया कि जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1962 का AEA बोलेंगे हम शॉर्ट में। एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो है ये एक बार अमेंड भी हुआ है 1987 में, इसको संशोधन भी किया गया था। ये जो है प्राइमरी गवर्निंग स्टैच्यू बनाता है सरकार को
जो कि डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के क्षेत्र में इकलौता एकमात्र जो गवर्निंग कह सकते हैं, कानून भी कह सकते हैं, या फिर सरकार को जिम्मेदारी देता है। इसका जो आर्टिकल है सेक्शन 3A ऑफ द AEA 1962 एम्पावर्स ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस, डेवलप, यूज एंड डिस्पोज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में सारा एकाधिकार, मोनोपोली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है, इस एक्ट के थ्रू बताया गया। आगे बताया गया कि ऑन सितंबर 17, अभी हाल की घटना है ये, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला जो केस आया था, पिटीशन याचिका आई थी, उसको खारिज कर दिया, संदीप TS वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ठीक है, ये जो याचिका थी इसको डिसमिस कर दिया। ठीक है, क्यों किया डिसमिस? चैलेंजिंग द प्रोविजन ऑफ द AEA। इन्होंने क्या किया था, जो AEA का प्रोविजन था कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको लेकर ही प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं हो सकती, मतलब प्राइवेट एजेंसी जो है वो न्यूक्लियर क्षेत्र में एनर्जी में काम नहीं कर सकती, उनको लाइसेंसिंग नहीं मिल सकता, इसी को लेकर चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इसमें सेफ गार्डिंग और जो मिस यूज हो जाता है उसका परिणाम को देखते हुए मैटर ऑफ एक्सीडेंट हम इसको अभी के लिए कानूनी रूप से नहीं मानने दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं किस चीज़ के लेकर चैलेंज किया गया था, कि जिसमें कि रिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट एंटिटीज़, है ना। आपको पता है कि प्राइवेट एंटिटीज़ को शामिल होने के लिए मना किया गया था, उनको लाइसेंसिंग नहीं मिलती थी, इसलिए इन्होंने चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी खारिज कर दिया। हाल फिलहाल की ये न्यूज़ है। और एक और मुद्दा बताया गया है कि यहाँ पर एक पहले से ही पेंडिंग चला आ रहा है केस, जिसका नाम है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का है, ये CLNDA। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि ये इशू ऑफ द पेंडिंग चैलेंज, ये अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि इसको संवैधानिक है कि नहीं है, इस मुद्दे पर बात चल रहा है। ये मेनली जो न्यूक्लियर डैमेजेस वगैरह होता है उसमें ये कंपनसेशन भी देता है इसी एक्ट के थ्रू। तो ये अभी तक खुद ही लंबित पड़ा हुआ है, हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि इस पर भी अभी तक फैसला नहीं आया है कि संवैधानिक है कि नहीं, उसको लेकर याचिका दायर की गई है कि ये असंवैधानिक है और इसको खारिज कर दिया जाए, शुरुआत से ही ये बताया गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमें क्या करना चाहिए। द रोड मैप फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर मस्ट रन कॉन्सोनेंस एंड नॉट इन कन्फ्लिक्ट विद द एप्लीकेबल लॉ। हमें क्या करना चाहिए, एक प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल हो इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के क्षेत्र में, ना कि जो अभी कानून रूप से मतलब मौजूद है, कह सकते हैं जो भी लीगल लॉज वगैरह हैं वो कन्फ्लिक्ट ना करें, इसलिए हमें एक रोड मैप तैयार करना चाहिए जो कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो ऑथर है वो मेनली किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, शॉर्टकट रूप में हम ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल देने कि लास्ट ईयर जो है DAE एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड नीति आयोग रिलीज ए रिपोर्ट, उन्होंने एक रिलीज किया था रिपोर्ट जिसमें रोल ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इन द एनर्जी ट्रांजिशन के नाम से, विच स्पेसिफिकली इसमें क्या था कि डिस्कस की इनेबलर्स टू प्रमोट द प्राइवेट सेक्टर इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। जो छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं जहाँ पे परमाणु ऊर्जा बनाए जाते हैं, उसमें क्या था, प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करने का काम किया गया था, जो कि अच्छा था, बताया जा रहा है कि एक बेहतर कदम था। उसके अलावा एक और बताया गया कि हिस्टोरिकली NPCI हैज इन्वॉल्व द प्राइवेट सेक्टर ओनली इन इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। आपको पता है EPC कई मॉडल होते हैं इन्वेस्टमेंट के, तो PPP इस टाइप से EPC भी एक मॉडल है जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, खरीद करना, कंस्ट्रक्शन, निर्माण करना, ये सब चीज़ें शामिल है। NPCI आपको पता होगा, ये नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस तरीके से इसका नाम है, और ये भारत सरकार की जो है ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में सरकारी निकाय है। ठीक है, तो ये प्राइवेट नहीं है। इसने कुछ प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया था इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC मॉडल के तहत काम करने के लिए, जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिएक्टर का बनाते थे, प्राइवेट एंटिटी जो थे वो बनाते थे, जैसे मेगा इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलायंस, ये सब मिलके केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे। तो EPC मॉडल के तहत उन्हें शामिल किया था NPCIL ने। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हम एक और रूल की बात की गई है, रूल 35 ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 2004 ग्रांट्स एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड अथॉरिटी ओवर रेडियो एक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब रेडियो एक्टिव यानी परमाणु ऊर्जा भी रेडियो एक्टिव ही है, इस टेक्नोलॉजी पर उसको एक अधिकार देता है AERB को, वो उसको रेगुलेटरी करती है
उससे रिलेटेड ये एक्ट बताया गया है। आगे हम देखते हैं हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है NPCIL और DAE टू क्रिएट प्रोग्राम्स दैट इनकरेज प्राइवेट पार्टिसिपेशन व्हाइल इंश्योरिंग अ रोबस्ट रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ द सेक्टर। बताया गया कि NPCIL और जो डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी का, इनको मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसमें कि प्राइवेट पार्टनर्स जो है वो इनकरेज हो इस क्षेत्र में काम करने के लिए और मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। रेगुलेटरी को भी हमें ठीक करना होगा। ये सब चीज़ें ऑथर यहाँ पर बता रहे हैं। साथ में इन्होंने बताया कि और क्या किया जा सकता है, पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि पॉसिबल अप्रोच इज इन फॉर्मिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, आपको पता है कि PPP मॉडल होता है, तो ये PPP मॉडल की बात कर रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वेयर द NPCIL और सिमिलर गवर्नमेंट बॉडी, या तो NPCIL हो जाए या फिर इसी की तरह कोई और सरकारी बॉडी हो जो कि अपने पास 51% का ओनरशिप रखे, स्वामित्व रखे न्यूक्लियर प्लांट्स का। तो आप समझ सकते हैं 49% तक प्राइवेट को दिया जा सकता है। और जिसमें बताया गया कि दिस स्ट्रक्चर में इनवाइट प्राइवेट कैपिटल, ये क्या कर सकता है इस प्रकार का मॉडल, एक तो जो निजी पूंजी है उसको निमंत्रण दे सकता है, मतलब उसको बुला सकता है, जिससे कि निजी पूंजी जो है वो इस क्षेत्र में आएगा। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑनरशिप है, अकाउंटेबिलिटी है, ये सब गवर्नमेंट के पास रहेगा। एक तो पूंजी भी आ गई और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनरशिप, अकाउंटेबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट के पास भी रहेगी। तो इस मॉडल को अपनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑथर। आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में PPP मॉडल के लिए आप अपने सजेशन में जरूर वे फॉरवर्ड में बता सकते हैं। फिर आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि द एंटिटी वुड आल्सो बी रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 4 एंड रिस्पॉन्स टू रीजनेबल पब्लिक क्वेरीज अंडर सेक्शन 6 ऑफ द RTI एक्ट मेंटेनिंग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। मतलब बताया गया है कि जब ये सब करेंगे हम, अकाउंटेबिलिटी, ऑनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सरकार के पास रहेगी तो इससे क्या होगा कि RTI एक्ट भी इस पर लागू होगा और ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। और यहाँ पर आर्टिकल एक्ट का बताया गया जो सेक्शन 4 है, इसके तहत इनको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। जो भी अंडर चल रहा है काम, रिक्वायर अगर जरूरत होगी, कोई भी RTI लगाएगा तो उसको सेक्शन 4 के तहत खुलासा करना होगा, बताना होगा कि क्या क्या चल रहा है, तो डिस्क्लोज करना होगा। फिर उसके बाद अगर रीजनेबल पब्लिक कोई क्वेरी आती है तो उसके सेक्शन 6 के तहत उसका भी जवाब देना पड़ेगा। मेंटेनिंग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इससे क्या होगा कि जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब सार्वजनिक जो जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, वो भी बना रहेगा और साथ में ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और जवाबदेही भी निर्धारित रहेगी। ये सब बताया गया कि इस मॉडल को अपनाने से ये फ़ायदा है। साथ में बताया कि जब इसके साथ जुड़ा हुआ क्या क्या खतरा आ रहा है पास्ट का, उन्होंने बताया कि अगर ह्यूमन जो हैबिटाट होता है, जहाँ पे मानव आबादी होती है, वहाँ पर अगर इसको बसाया जाता है तो ये सब कितना खतरा होता है। साथ में उन्होंने एग्जाम्पल दिया चेरनोबिल डिजास्टर 1986 का, आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता रहा है चेरनोबिल जो डिजास्टर है 1986 का। उसके अलावा बताया गया कि फुकुशिमा डाइची एक्सीडेंट जो है वो 2011 का। ठीक है, चेरनोबिल आपको पता होगा कि यूक्रेन में ये घटना घटी थी, फुकुशिमा जापान में हुआ था ये वाला घटना, जिसमें बहुत बड़ा परमाणु आपदा आई थी। मतलब जो न्यूक्लियर था वो रिएक्टर जो था वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था और उसकी वजह से जो ट्रेजेडी हुई थी उसमें काफ़ी हज़ारों लाखों लोग क्षतिग्रस्त हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसको बताया गया कि न्यूक्लियर के साथ ये सिनोनिम्स बन चुका है एक प्रकार से ये दोनों घटनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आगाह किया जा रहा है कि एक तो आगे से पार्टनरशिप में ध्यान रखा जाए कि मानव आबादी के पास ना हो। साथ में एग्जांपल दिया गया है कि कूड़नकुलम में इसको लेकर विरोध वगैरह भी हुआ था। हम यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने पूर्व में बताया अभी पहले कि CLNDA जो है उसके तहत ही मुआवजा दिया जाता है। हमने देखा कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डिजास्टर इज गिवन टू अफेक्टेड पार्टी अंडर द CLNDA। ठीक है, The CLNDA aims to provide civil liability for nuclear damage and prompt compensation to victim of the nuclear incident through a non-fault liability to the operator। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसमें जो विक्टिम होता है उसको तेजी के साथ मुआवजा देने का कार्य करता है और उसको रिहेबिलिटेट करने का भी कार्य करता है। यहाँ पर कुछ केस वगैरह के बारे में दिया, हमें उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे लास्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है ये इसकी हमें बहुत आवश्यकता है और इसको प्राप्त करने पर हमें ध्यान देना होगा। क्रूशियल टू एड्रेस दीज नीड्स, और इंश्योर करना होगा कि ये बिजनेस में भी आसानी हो, ईज ऑफ बिजनेस को भी करे इस लाइन में कोई प्राइवेट पार्टनरशिप आना चाहता है तो। फिर साथ में बताया गया कि द लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन R&D अंडर द AEA, जो भी AEA के अंदर रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है वो एक प्रकार से बस मुद्दा है, जबकि लिटिगेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, और बताया गया कि जो हमने पहले देखा कि
सिविल लायबिलिटी लॉ था उस पर अभी तक फैसला नहीं आया हुआ है ना। उसको संवैधानिकता को लेकर जो याचिका गई हुई है सुप्रीम कोर्ट के पास कि इसको खारिज कर दिया जाए, वो मामला अभी तक क्या है, पेंडिंग पड़ा हुआ है 12 सालों से। तो इन मुद्दों को भी सुलझाया जाए जो कोर्ट में मामले लंबित है, या फिर जो लेजिस्लेटिव है जो प्राइवेट पार्टनरशिप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, है ना। और साथ में बताया गया है कि ये सारे जो फैक्टर्स है ना, ये केवल और केवल अनसर्टेनिटी बना रहे हैं, एम्बिशियस टारगेट को प्राप्त करने में हमारे क्या कर रहे हैं, ये बैरियर बन रहे हैं। ठीक है, हमारा जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य आपको पता है 500 गीगावाट का 2030 तक प्राप्त करने में, तो ये सारे जो कानूनी अस्पष्टता है, तो कहीं पर किसी मामले में कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों को ऑथर बता रहा है कि यहाँ पर दूर करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंडिया सिल्वर डिविडेंड चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना सिल्वर डिविडेंड से ये एजिंग जो पॉपुलेशन है हमारी, यानी कि जो वृद्ध जन है, सीनियर सिटीजन है, उनको लेकर बात की गई है कि जो बढ़ती हुई आबादी है हम इसको बर्डन ना बनाकर कैसे अपॉर्चुनिटी बनाएं और कैसे इकोनॉमी का भाग हिस्सा बनाएं, इसको लेकर यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं। हम देखेंगे इसको एक एक करके। राइजिंग क्वांटम एंड शेयर ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन इज ग्लोबल कंसर्न। बताया गया कि जो तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है वो काफ़ी चिंता का विषय है विश्व भर में, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, देयरफॉर इट पर्टिनेंट टू ट्रांसफॉर्म दिस चैलेंज। इस चैलेंज को क्या करना होगा, अपॉर्चुनिटी में बदलना होगा, सुटेबल रिफॉर्म करके, एक अच्छा रिफॉर्म करके, ठीक है, ताकि जो इस आबादी की जो भी ज़रूरत है उसको हम पूरी कर सके। ठीक है, हम देखेंगे कुछ डाटा वगैरह फैक्ट्स क्या क्या है इसमें। बताया गया कि जो हेल्थ केयर कंजम्पशन है इस सेगमेंट, मतलब इस आबादी का, आप समझ सकते हैं सीनियर सिटीजन का, वो प्रेजेंटली एस्टिमेटेड एट $7 बिलियन। ठीक है, और निरंतर ये बढ़ रहा है, समझ सकते हैं $7 अरब के आसपास इनका पूरा कंजम्पशन जा रहा है हेल्थ केयर पे। और फिर बताया जा रहा है कि राइज इन इंडिया इज बिकॉज 3/4 ऑफ द एल्डरली हैव एटलीस्ट वन क्रॉनिक एलिमेंट। मतलब कि 3/4 व्यक्ति में से, मतलब बताया जा रहा है कि क्या है कि एक व्यक्ति तो कम से कम भी पुरानी बीमारियों से, ठीक है, क्रॉनिक एलिमेंट, ठीक है, पुरानी बीमारियों से पीड़ित है। और साथ में बहुत सारे विद अ क्वार्टर ऑफ देम हैविंग लिमिटेशन इन डेली लिविंग, मतलब उनके जीवन में डेली, मतलब दैनिक रूप से कुछ ना कुछ सीमाएं बनी ही हुई है। थर्ड ऑफ देम डिस्प्ले डिप्रेसिव सिम्टम अलोंग विद लो लाइफ सेटिस्फेक्शन। इसमें बताया गया है कि जो 1/3 लोग हैं वो तो कम से कम सिम्टम्स उनको कैसे हैं कि वो अपने जीवन से संतुष्टि नहीं है, लो लाइफ सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर ये भी ऑथर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आगे बताया गया कि सच अ रिफॉर्म इनिशिएटिव नीड्स टू रिकॉग्नाइज द मल्टी सेक्टर अटेंशन इन्वॉल्विंग हेल्थ, सोशल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ये सारे सेक्टरों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। डिजिटल डोमेन टुवर्ड मेन स्ट्रीम द एल्डरली विद इन द इवॉल्विंग इन्वायरमेंट। जो भी नए नए चुनौतियाँ या जो भी नए नए माहौल बन रहे हैं उसके तहत हमें सीनियर सिटीजन को ध्यान में रख के केंद्रित करते हुए इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा और रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। यहाँ पे बताया गया है कि ऑन दिस फ्रंट एक इनिशिएटिव बताया गया जिसको कहा गया कि ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। द इनिशिएटिव ऑफ एडॉप्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, मतलब जो व्यापक स्वास्थ्य देखभाल का जो कार्यक्रम था उसको शुरू किया था सरकार ने, उसको अपनाने की बात की थी। और ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आप ध्यान रख सकते हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में भी कंसिडर्ड अ गुड इनिशिएटिव, ठीक है, जिसके अंदर व्यापक जो स्वास्थ्य देखभाल था उसको कार्यक्रम में शामिल किया गया था। और इसके तहत जो हमारे सीनियर सिटीजन उनको भी लाभ मिलेगा, तो ये इसको अच्छा बता रहे हैं, कंसिडर्ड अ गुड इनिशिएटिव। ठीक है, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, मतलब देखभाल से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, उनका केयर करने से संबंधित है। साथ में यहाँ पे आयुष भी शामिल होगा। आयुष सबको पता है, आयुष मंत्रालय भी है बाकायदा, जिसमें कि जो इंडियन तकनीक है जिससे द्वारा इलाज किया जाता है, तो उसमें देख सकते हैं आयुर्वेदा है, योगा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, ये आयुष का फुल फॉर्म है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसमें इन सारे जो मेडिसिनल टेक्निक है, जो हमारा कह सकते हैं ट्रीटमेंट का पैटर्न है, वो किसी भी तरीके से कह सकते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक वे में हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे होम्योपैथिक हो, ये सबको शामिल किया जाता है। इन सबको मिलाकर ही आयुष कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी नोट डाउन करेंगे कि स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर टू फोकस, यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको मजबूत करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखें कि वो एल्डरली जो हमारी पॉपुलेशन है उसको केंद्रित करते हुए उनको मजबूत करने के लिए हो। ठीक है, जिसमें टेली कंसल्टेशन सर्विस हो गई, इन्हांसिंग द स्किल्ड वर्कफोर्स हो गया फॉर द एल्डरली, है ना। स्किल्ड अगर कार्यबल होगा तो वो
सीनियर सिटीजन के साथ अच्छा व्यवहार करेगा या उनको ट्रीट करने में बेहतर काम कर पाएगा। टेली कंसल्टेशन सर्विस होनी चाहिए। क्षमता निर्माण बेहतर होना चाहिए ताकि जो भी हमारे पास अभी मौजूद है कार्यबल उसका, ताकि ये सब क्या कर पाए, हम यूज़ कर पाए उन हेल्थ सेक्टर में सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा एट द सेम टाइम देयर इज अ नीड टू मेक देम अवेयर ऑफ देयर एंटाइटलमेंट एंड लीगल सेफगार्ड इनहेरिटेंस, मतलब उनको अपने संपत्ति से जुड़े हुए जो अधिकार है, जो कानून है, उसके बारे में भी उनको अवेयर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि सीनियर सिटीजन को लेकर जो चैलेंजेस क्या है, तो चैलेंजेस में हम एक साइड में ये लिखेंगे, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, स्कीम क्या क्या चल रहा है, वो सब भी हम एक साइड में लिख सकते हैं ताकि आंसर बेटर हो सके। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज नीड टू बी एड्रेस, जो भी उनका आर्थिक और जो भी वित्तीय जो असुरक्षा बना हुआ है उसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, उनको देखने की ज़रूरत है और इनोवेटिव स्कीम्स लाने की ज़रूरत है, उनके लिए प्लान बनाने की ज़रूरत है ताकि जो एल्डर लोग हैं उन क्या हो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रिड्यूस देयर फाइनेंशियल बर्डन, ताकि उन पर निवेश हो, ताकि जो उनका वित्तीय बर्डन है, बोझ है, वो कम हो सके। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा जो है बताया गया है कि द आइडिया ऑफ टर्निंग दिस इमर्जिंग चैलेंज इनटू एन अपॉर्चुनिटी लाइज इन व्यूइंग ए सिल्वर इकोनॉमी दैट कंप्रोमाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे बताया गया है कि एक हमें सिल्वर इकोनॉमी बनाना होगा जिसमें कि इनको अपॉर्चुनिटी देना होगा कि ये इकोनॉमिक भागीदारी जो गतिविधि है उसमें ये लोग शामिल हो सके। तो ठीक है, सिल्वर इकोनॉमी क्या होगा, कंसेप्ट अगर पूछा जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो वृद्ध जन लोग हो वो भी इकोनॉमी में भागीदारी करे, तो सिल्वर इकोनॉमी हम मानेंगे उसको। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सरकार की कुछ स्कीम्स है जिससे कि जो सिल्वर इकोनॉमी को बूस्ट करने का कह सकते हैं, एक प्रकार से जो सीनियर सिटीजन है वो अपने इकोनॉमी में अच्छे से भागीदारी निभा सके और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकते हैं। देख सकते हैं गवर्नमेंट अपीयर टू हैव गिवन कंसिडरेशन टू रिहैबिलिटेटिंग द सिल्वर सेगमेंट बाय लॉन्चिंग द सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। ठीक है, आपको ध्यान रखना सेक्रेड पोर्टल है जहां पर सीनियर सिटीजन जाके जो है री एम्प्लॉयमेंट पा सकता है, दोबारा से जो है वो रोजगार पा सकता है और ऐसे पोर्टल से कनेक्ट हो सकता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि कंपनी या ऐसे जो भी प्राइवेट सेक्टर की एंटिटी है उनसे कनेक्ट होकर जॉब भी ले सकता है, जो जॉब प्रोवाइडर है प्राइवेट सेक्टर के उनसे जुड़ सकता है इस सेक्रेड पोर्टल के माध्यम से, जो भी एलिजिबल है। ठीक है, इसके अलावा बताया गया एक और इनिशिएटिव है जिसमें सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन है, इसका नाम सेज है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर चल, ये क्या कर रहा है, टू प्रमोट एंड इंसेंटिवाइज सीनियर केयर प्रोडक्ट्स। जो सीनियर सिटीजन से जुड़े हुए जितने भी केयर देखभाल के प्रोडक्ट्स है उसको प्रमोट करता है, उसको इंसेंटिवाइज करता है इस प्रोग्राम के तहत। तो आपको ध्यान रखना है सेक्रेड और सेज। ठीक है, सेक्रेड पोर्टल है और सेज पोर्टल है, ये सीनियर सिटीजन से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि अक्सर वल्नरेबल सेक्शन पे, सोशल जस्टिस पे जब पेपर में सवाल आते हैं तो उसमें वृद्ध जनों से रिलेटेड सवाल अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि ये वल्नरेबल सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक छोटी सी न्यूज़ के तौर पर हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो वाइपर मिशन था वो नासा का था, जिसको नासा ने जुलाई में कैंसिल कर दिया था, कुछ तकनीकी दिक्कतें कह सकते हैं और देरी हो गई थी कुछ चीज़ों को बनाने में और कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो उसको अभी कैंसिल कर दिया है। और ये जो हमें ध्यान रखना कि वाइपर मिशन जो था वो मून से जुड़ा हुआ था, मून के जो साउथ एक्सिस है वहाँ पर उतर के वहाँ पर पानी और बर्फ़ वगैरह पर रिसर्च करना था इनको, तो अभी के लिए कैंसिल है। तो हमें ध्यान रखना कि वाइपर मिशन नासा का था। ठीक है, और ये मून से रिलेटेड था, चंद्रमा के लिए था। इसमें बाकी आगे क्यों डिले हुआ इन सब चीज़ों पर, मुद्दे पर बात किया गया जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 1 आपको ध्यान रखना है कि अक्टूबर 1 जो है वो क्या है, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है। ठीक है, बस हल्का सा आपको माइंड में ध्यान रखना है ताकि कभी आ गया तो आपको इजी होगा कि हाँ अभी हमने हाल फिलहाल में पढ़ा था अक्टूबर 1 को। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कैड के बारे में बताया गया है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वाइडन इंडियाज क्वार्टर फर्स्ट 25 कैट टू 9.7 बिलियन, मतलब कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी हमारा थोड़ा बहुत बढ़ गया। देख सकते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडेंड मार्जिनली 9.7 बिलियन जो कि 1.1% ऑफ जीडीपी था इन क्वार्टर फर्स्ट में फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 8.9 बिलियन। ठीक है, जो कि पहले
8.9 बिलियन था, वो कितना हो गया 9.7 बढ़ गया। तो थोड़ा सा बढ़ गया है, बता रहे कि शुरुआती साल में तो 8.9 बिलियन था, अब कितना हो गया कि 9.7 बिलियन हो गया है। तो थोड़ा सा बढ़ गया है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट के बारे में बताया गया है कि ये भी बढ़ गया है, 65.1 बिलियन डॉलर हो गया है। क्वार्टर फर्स्ट जो है 2025 का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसका क्वार्टर फर्स्ट आपको पता है कि तिमाही को कहते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप, हमारा जो पहले था वो 56.7 बिलियन डॉलर था, ठीक है। और ऑयल गोल्ड ये सब का इंपोर्ट की वजह से क्या हो गया, ये 65.1 हो गया। इसके अलावा बताया कि जो रेमिटांस है, जो आपको पता होगा जो भारतीय हैं विदेश में रहते हैं और अपने रोजगार के माध्यम से जो भी उन कुछ कमाई का हिस्सा भारत भेजते हैं, उसमें बताया गया कि रेमिटांस जो है वो तो बढ़ा है। एफडीआई जो है इनफ्लो, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, जो कि पहले 4.7 बिलियन था, अब 6.3 हो गया है। इसी प्रकार से जो पहले हमारा रेमिटांस था वो 27.1 बिलियन से ये भी बढ़ गया है, 29.5 बिलियन हो गया है। लेकिन जो हमारा इंपोर्ट है ना, वो इन सब पे ही भारी पड़ रहा है। और आपको पता होगा जो कैड है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब चालू खाता घाटा कह सकते हैं हम, इसमें क्या क्या शामिल होता है। जो भारत से जितनी भी चीज़ें बाहर जा रही है, हम भुगतान कर रहे हैं विदेश में, या फिर हम कोई सामान बाहर से खरीद रहे हैं तो उसका पैसा हम बाहर दे रहे हैं क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारा बिल क्या हो जाएगा, हमारा एक साइड हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, जैसे कि जो भी हम निर्यात करते हैं तो हम विदेशी पैसा प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमने अपना सामान बेचा तो हमें पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा। इसी प्रकार से जो भारतीय विदेश गए हैं वो अपना रुपया भारत भेज रहे हैं, अपनी कमाई का हिस्सा, ठीक है। और भी भारत को जहाँ से भी पैसे प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये तीनों जो आप देख रहे हैं कि भारत में पैसा आने का है, रुपया आने का है, और यहाँ से देख रहे हैं कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो रुपया जा रहा है, कोई बिल पे कर रहे हैं तो भी रुपया जा रहा है, तो हमें ये देखना होता है कि सबसे ज़्यादा हमारा आ रहा है या रुपया जा रहा है। तो इसमें अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसका मतलब ये है कि हमारा ऑल ओवर जो हम जितना पैसा प्राप्त करते हैं उससे ज़्यादा हम पैसा दे देते हैं। तो इस वजह से जो चालू खाता है वो हमारा अभी घाटे में चल रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या क्या चीज़ें आती है, आप एक बार इसको इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे यूएस इंडिया टॉप ट्रेडिंग अलायंस, यहाँ बताया गया भारत और जो अमेरिका है वो काफ़ी बड़े साझेदार हैं ट्रेड के मामले में। तो उसी से रिलेटेड डाटा दिया हुआ है कि जुलाई 2024 पीरियड विद बायलेटरल गुड्स एंड ट्रेड सरपासिंग 190 बिलियन डॉलर, ठीक है, जो कि 9.3% से बढ़ गया है। तो ये द्विपक्षीय व्यापार को टोटल मिलाकर बताया गया है कि हमारा इतना है। साथ में हम देख लेते हैं कि इंडिया का यूएस को कितना एक्सपोर्ट होता है, इस मामले में भी हमें देखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया का जो वस्तु जो एक्सपोर्ट होता है वो यूएस को कितना है, थोड़ा सा इसमें 54.3 बिलियन जो था 2018 में, अब वो कितना हो गया 83 बिलियन 2023 में, ठीक है। मतलब 83.8 बिलियन डॉलर जो है 2023 में हमने वस्तुओं का निर्यात किया है, ठीक है। इतना परसेंट से 54.4% से ये बढ़ गया है। इसी प्रकार से सर्विस सेक्टर में देख सकते हैं हम कि जो सर्विस सेक्टर में कितनी बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी 25.6% से इसमें भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जो कि बताया जाएगा राइजिंग फ्रॉम 28.9 बिलियन डॉलर जो था 2018 में, वो अब हो चुका है 36.3 बिलियन डॉलर 2023 में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इतना बढ़ोतरी हुआ है दोनों सेक्टर में, गुड्स एंड सर्विस दोनों सेक्टर में। गुड्स में 54% के आसपास और यहाँ 25% के आसपास। ये डाटा जो है ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिव है, इसके द्वारा प्रोवाइड कराया गया। तो यहाँ से दोनों का मिलाकर भी बताया गया है कि गुड्स एंड सर्विस दोनों का मिला दिया जाए अगर कंबाइनिंग बोथ, यानी कि जो वस्तु है और सेवा का जो हमने निर्यात किया है, केवल निर्यात है, ठीक है। टोटल एक्सपोर्ट टू द यूएस सर्ज्ड फ्रॉम 83.2 बिलियन से, ये 2018 का है, वो बढ़ गया है 120.1 बिलियन डॉलर, ठीक है। 120.1 बिलियन डॉलर पहुंच गया है 2023 में, जो भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किया गया। मतलब ऑल ओवर 44% का हमारा ट्रेड जो है वो यूएस के साथ बढ़ा है, यहाँ पर ये बताया गया। साथ में एक टर्मिनोलॉजी आई है राइट इशू, आपको इसको भी देखना चाहिए। राइट इशू यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो स्टॉक मार्केट में आईओसी के नाम से, वो उसने जो अपने शेयर है उस पर पहले राइट इशू निकालने का सोचा था, लेकिन अब उसको प्रपोज्ड कुछ था विड्रॉ कर दिया, मतलब अभी रोक दिया है, नहीं निकाल रहे हैं। तो राइट इशू क्या होता है, राइट इशू जो होता है पहले से ही जो आपके शेयर खरीदे हुए लोग होते हैं, जैसे आईओसी के शेयर बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा, तो वो क्या हो गए, शेयर होल्डर हो गए। उन्हीं को दोबारा से शेयर बेचने के लिए ना कंपनी फिर से शेयर निकालती है मार्केट में, ठीक है। तो ये राइट होता है, किसका राइट होता है, जो पहले से शेयर होल्डर है इस कंपनी के, वही खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर वो
रिनाउंसिएबल है, मतलब त्याज्य है कह सकते हैं हिंदी में। रिनाउंसिएबल आपका ध्यान से, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके पास मान लीजिए पहले से 500 शेयर खरीद रखे उसने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, अब उसको इस कंपनी ने राइट इशू दिया कि आप और भी शेयर खरीद सकते हैं, और इस राइट इशू के द्वारा क्या होता है कि उसको वो लो प्राइस पे, मतलब डिस्काउंट पर क्या मिलता है, शेयर मिलता है। ठीक है, तो डिस्काउंटेड शेयर होते हैं, इसलिए क्या होता है कि वो व्यक्ति लेना चाहता है डिस्काउंटेड शेयर को, और वही व्यक्ति ले सकता है जिसने पहले से इस कंपनी के शेयर खरीदे हो। ठीक है, अगर उस पर लिखा हुआ है कि ये जो राइट इशू है ये रिनाउंसिएबल है, ठीक है, रिनाउंसिएबल, अगर ये रिनाउंसिएबल है इसका मतलब त्याज्य है, तो ये व्यक्ति अगर खुद नहीं लेना चाहता है तो अपना जो है ये शेयर किसी और को बेच सकता है। ठीक है, अगर इस पर लिखा है नॉन रिनाउंसिएबल तो ये शेयर किसी को बेच नहीं सकता, बस ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, अगर उसने लिमिटेड टाइम में नहीं खरीदा, नहीं लिया तो ये डिस्काउंटेड होता है और अपने ही शेयर होल्डर्स के लिए जारी किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, राइट इशू इस तरीके की टर्मिनोलॉजी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, रवांडा में इन दिनों जो है मार्बर्ग वायरस फैला हुआ है, इबोला की तरह ही है। तो आपको ध्यान रखना है मार्बर्ग वायरस कहाँ पे चल रहा है, रवांडा, युगांडा, इन सब क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मार्बर्ग वायरस का जो है प्रकोप देखा जाता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, साथ ही यहाँ पे बताया गया कि श्रीलंका की इकोनॉमी जो इस समय डिफ्लेशन को सामना कर रही है, जिसमें कि वस्तुओं की कीमतों में जो है लगातार गिरावट देखी जाती है। तो अक्सर पूछ लिया जाए डिफ्लेशन मिलाकर मैचिंग कंट्री में, तो आपका ध्यान, श्रीलंका इन दिनों जो है डिफ्लेशन का सामना कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में जो है निरंतर गिरावट देखी जाती है तो ये डिफ्लेशन को शो करता है, और ये 39 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये श्रीलंका में डिफ्लेशन देखा गया है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।